नमस्कार। द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली शो चाइना इन फोकस। चाइना इन फोकस के इस शो में अलग अलग एपिसोड्स में हम चाइना के टॉपिक्स को उठाते हैं, चाइना रिलेटेड मुद्दों को उठाते हैं और उन सारी घटनाओं के बारे में एक विश्लेषण करते हैं जिसे आपको जानना आवश्यक है। ऐसी घटनाएं जो वैश्विक और भारतीय मीडिया में दबकर रह जाती हैं, ऐसी घटनाएं जो आप तक पहुंचाई नहीं जाती है और ऐसे मुद्दे जो सीधे आप और आपके देश तक प्रभाव डालते हैं। आज कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को मिला जुलाकर, कुछ ऐसे ही गतिविधियों को मिला जुलाकर हम एक चीज जानने की कोशिश करेंगे जो चीन की सत्तारूढ़ पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे सीसीपी भी कहा जाता है। उस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो बढ़ते प्रभाव हैं वो विश्व में कैसे जो स्थितियां हैं उसे बिगाड़ रहे हैं, विश्व का संतुलन बिगाड़ रहे हैं और इसके साथ साथ पूरे विश्व में एक बड़े खतरे के रूप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उभर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। इतने समय में भारत समेत पूरे विश्व की जनता यह चीज स्पष्ट रूप से समझ चुकी है कि चीन की जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो रक्षा को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक मुद्दे पे हो, जैसे छोटे छोटे देशों को कर्ज देना, या जो साम्राज्यवाद की नीति हो, या अपने से सटे समुद्री या जमीनी क्षेत्रों पर कब्जा करने की नीतियां हो, उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी हो, या वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की जो नीतियां हो, जो लेबर कैंप्स की जो नीतियां हो, और तो और जो चीनी वायरस हो, यह सभी पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया यह चीज समझ रही है। पूरी दुनिया में इस पर विमर्श भी चल रहा है कि चीनी जो समस्याएं हैं उसे कैसे रोका जा सकता है, उसे कैसे उससे निपटा जा सकता है। लेकिन यदि हम इन सभी के जड़ों की ओर देखें, इसका जो जड़ है, इन समस्याओं का जो मूल है, उसे देखें तो एक चीज सामने आती है, वो है सीसीपी। सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी कहा जाता है। चीन में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जनता सीधे वोट देकर अपना नेता नहीं चुनती है। वहाँ पे नेता किसी जनता के वोट से नहीं बल्कि पार्टी में इंटरनल मीटिंग, इंटरनल डिस्कशन और इंटरनल कथित चुनाव से जीते जाते हैं और इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। और वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी। किसी दूसरी पार्टी को वहां पर मतलब सत्ता में शामिल होने का या किसी और कार्य करने का, राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं है। यह चीन की जो बेसिक है वो आपको जानना आवश्यक है। तब हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विश्व में जो उभरते खतरे हैं उसे हम समझ पाएंगे। ये सारी चीजें जो होती है चीन में, जैसे हम भारत में एक व्यक्ति वोट देता है, वो अपना नेता चुनता है, अपना विधायक, पार्षद, अपना सांसद चुनता है। वह हर 5 साल में जो नेता होता है वो अपने वोटर के घर जाता है, उससे अपने काम काज के एवज में वोट मांगता है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। सत्ताधारी पार्टी, जो कम्युनिस्ट नेता है, वो काम करे या ना करे वो नेता रहेंगे। वहां पे जनता को उन्हें हटाने का या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और यही जो सार्वभौमिक जो बेसिक मूल्य है, इसकी कमी हमें चीन में दिखती है। जो सार्वभौमिक मूल्य और लोकतांत्रिक विचार होते हैं, यह बाकी देश, जैसे जो भारत देश है, जो यूएस है जहाँ पे चुनाव प्रक्रिया होती है, जो यूके है, जहाँ फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे, इन सारे देशों में चुनाव होते हैं, लोग अपने नेता चुनते हैं, लोग अपना नेतृत्वकर्ता चुनते हैं। लेकिन चीन में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें तो चीन में हो रही है, 150 करोड़ की आबादी वाले एक देश में हो रही है और दुनिया चुप रहती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश में जो लोकतांत्रिक विचार है, यदि उनके देश में कोई व्यक्ति किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करना चाहता है, वो सरकार की किसी पॉलिसी से नाखुश है, सरकार की किसी गतिविधि से नाखुश है, तो वह प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करना तो छोड़िए, वह अपने सोशल मीडिया में भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता।
चीन में फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप पूरी तरह से बैन है। वहाँ पे चाइनीज ऐप सेम इसी तरह से एक दूसरे ऐप्स हैं, जैसे बाइडू है, जैसे वी चैट है, ये सारी चीज़, वीबो है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लोकप्रिय हैं और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। और सरकार वहाँ पर चाहे वो वीबो हो, चाहे बाइडू हो, चाहे वो वी चैट हो, उसमें लिखे जाने वाले एक एक शब्दों पर अपनी निगरानी रखती है। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता चलाने का एक तरीका है। वहां पे लोकतंत्र नामक कोई चीज नहीं है। वहां पे लोगों को विरोध का कोई अधिकार नहीं। एक समय था जब अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, और यूएसएसआर, तत्कालीन सोवियत यूनियन, इनके बीच शीत युद्ध की स्थिति थी। लगभग 4.5 दशक तक शीत युद्ध चलता रहा। इस शीत युद्ध के दौरान दुनिया के तमाम देश अपने औपनिवेशिक रूप से आजाद हुए। उनमें से भारत भी एक था। दुनिया के बहुत से देश दो खेमों में बट चुके थे। एक तरफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट मॉडल था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों का पूंजीवादी मॉडल था। खैर, एक बात यह थी कि जो कम्युनिस्ट मॉडल थे उसमें तानाशाही स्वरूप था, और जो पूंजीवादी मॉडल है वहाँ लोकतांत्रिक स्वरूप था। इसके बाद भारत जैसे देश जो उस काल में आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, उन देशों ने गुट निरपेक्ष रहने का निर्णय लिया। लेकिन जो भारत के तत्कालीन नेतृत्वकर्ता थे, उनके जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी उसकी वजह से वो रूस के ज़्यादा करीब आए, वामपंथी विचारों के करीब आए, और बीते 70 सालों से भारत में वामपंथ का प्रभाव शिक्षा से लेके मीडिया तक दिखता रहा। इन सारी चीज़ों के बाद आज की जो वर्तमान में स्थिति है वो दोबारा कोल्ड वॉर वाली स्थिति आ चुकी है। एक बार फिर यूएस, जो पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली एक सत्ता है, वहीं दूसरी तरफ इस बार कोल्ड वॉर के कम्युनिस्ट तानाशाही तो है, लेकिन इस बार यूएसएसआर या रशिया ना होकर चीन सामने है। और लेकिन इस बार चीन के पक्ष में खड़े होते बहुत कम ही लोग दिख रहे हैं। जो कुछ कम्युनिस्ट देश हैं, इसके अलावा ईरान है, और रूस के, माफ कीजिएगा, रूस खुलकर चाइना के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन वह खुलकर अमेरिका के सपोर्ट में कभी नहीं होगा। इन सारी परिस्थितियों में आज जब वैश्विक महामारी का माहौल है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़े शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में जो भारत की सरकार है या दुनिया की तमाम जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उन्हें आगे आकर चीन में लोकतंत्र की स्थापना के लिए सवाल उठाना चाहिए, उन्हें आवाज उठाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम ह्यूमन राइट्स प्लेटफॉर्म और अलग अलग चीज़ों के माध्यम से चाइना में जो ह्यूमन राइट के जो वायलेशन हो रहे हैं, जो वहाँ पे उइगर मुस्लिमों को मारा जा रहा है, जो वहाँ पे डिसेंट की आवाज़ को दबाया जाता है, किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती, जो लोकतांत्रिक विचार है उसे पूरी तरह कुचल दिया जाता है, उसे दोबारा उठाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे हमने हाल ही में हांगकांग में देखा, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना ने लगा दिया, पूरी तरह विरोध के स्वर को दबा दिया, विरोधियों को जेल में भेज दिया, विरोधियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह जैसे आरोप लगा दिए, बड़े बड़े मीडिया समूहों को दबाने की कोशिश की गई। यह सब कुछ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही सरकार ने किया। 20वीं सदी के शीत युद्ध के दौरान सोवियत का प्रभाव कई देशों में था, उसके जासूस, उसके लोग, उसकी विचारधारा को फॉलो करने वाले कई देशों में थे। लेकिन वर्तमान में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उसने अपने पैसे के दम पर तमाम देशों में अपने इतने जासूस खड़े कर रखे हैं, उनका इतना नेटवर्क खड़ा कर रखा है कि पूरी दुनिया के जो मशीनरी है, पूरी अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था है, वहाँ की राजनीति है, वहाँ की समाज है, उसमें भी अपनी घुसपैठ बना ली है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने विचारों को वहाँ तक पूरी तरह से परोस दिया है। अलग अलग मीडिया, अलग अलग पत्रकार, अलग अलग साहित्यकार, अलग अलग कलाकार के माध्यम से वह डेमोक्रेटिक कंट्री पर अपनी जो छाप है, अपने विचार है, उसको फैला रही है।
इससे एक खतरा यह बढ़ता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे चाइना के फेवर में तो आवाज़ उठते हैं, या वहाँ की देशों को, वहाँ की सरकारों को कमज़ोर करने के लिए आवाज़ उठते हैं, लेकिन चीन में खुद किसी भी विरोध के स्वर को दबा दिया जाता है। किसी भी आवाज़ को, किसी भी विरोध की आवाज़ को उठने नहीं दिया जाता। यह हमने तियानमेन चौक जो नरसंहार हुआ था उस समय भी देखा है, और फालून गोंग के माध्यम से भी देखा है कि कैसे एक शांति प्रिय जो धर्म था, जो एक संस्था थी, उसे कैसे बैन किया गया। इन सब के अलावा जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वह भी विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यदि मैं आपको कहूँ कि आज भारत में भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और भारत की जो सेना है उसे भारतीय जनता पार्टी की एक सैन्य इकाई के रूप में स्थापित कर दिया जाए, उसे भारत की सेना ना कहकर अब भारतीय जनता पार्टी की एक सैन्य इकाई कहा जाए, तो आप इसे क्या समझेंगे, इसे क्या मानेंगे? आपका सीधा सा जवाब होगा कि यह एक मूर्खतापूर्ण बात है। यह एक ऐसी बात है जो कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती और जो कभी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप के लिए यह अविश्वसनीय बात होगी कि जो चीन में जो सरकार है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की, और चीन की जो सेना है, वह दरअसल चीन देश की सेना ना होकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य इकाई है, या हम कहें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आर्म्ड विंग है। जी हाँ, बिल्कुल, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो पीएलए जो चीन की सेना है, वह चीन के नागरिकों या अपने देश के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं है, बल्कि वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उत्तरदायी है। यह मॉडल दुनिया के तमाम कम्युनिस्ट देशों में अपनाया जाता है। चीन में ये जो जानकारी है तमाम दुनिया के देशों को, मतलब ऐसा खुलकर कभी इस पर चर्चा नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होता कि जब कम्युनिस्ट सरकार आती है तो सेनाओं का क्या होता है। तो सेना उस सरकार का, उस देश का हिस्सा ना होकर उस पार्टी की एक आर्म्ड विंग बन के रह जाती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी ही है, अलग अलग समय पर भी देखा है, अलग अलग समय पर इस विषय पर पढ़ा है कि कैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने चीन के पड़ोसी देशों के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न की है। भारत के साथ ही गलवान में जिस तरह की हिंसक झड़प हुई, 20 हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आर्म्ड विंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 45 से ज्यादा जवानों को मार गिराया। एक लेखक है क्लाइव हैमिल्टन, और उनकी किताब है एक्सपोजिंग हाउ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज रीशेपिंग द वर्ल्ड। इस किताब में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। कुछ तथ्य भी दिए गए हैं और कुछ सूत्रों के साथ जानकारी भी दी गई है। उसमें, उस किताब में दावा किया गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेना है, वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई होना आज भी पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक तथ्य है। बहुतायत में ऐसे लोग हैं जिन्हें यह जानकारी ही नहीं कि चीनी सेना चीनी सरकार की नहीं, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य शाखा है। इसके अलावा किताब में जो लेखिका है, उन्होंने लिखा है कि यह समझने के लिए कि अन्य संस्थानों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी किस हद तक नियंत्रित करती है, आपको यह जानना आवश्यक है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी देश की सेना नहीं, बल्कि वह कम्युनिस्ट पार्टी की सशस्त्र इकाई है। यह चीन के विषय पर अध्ययन कर रहे, चीन के विषय पर रिसर्च कर रहे लोगों ने लिखा है। इसके अलावा जब हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अलावा जब हम और विषय पर चर्चा करते हैं, तो भी बहुत सी चीजें सामने आती है। इसमें जो सबसे पहले सामने आता है वो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वैश्विक कर्ज जाल। जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने दुनिया के अलग अलग छोटे छोटे देशों को कर्ज दे रखे हैं। चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है OBOR, वन बेल्ट वन रोड, जिसे BRO भी कहा जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत CPEC बन रहा है, जो कि भारत के जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है,
उस क्षेत्र से होकर गुजरता है। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना है उसका यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया के अलग अलग छोटे छोटे देशों को, जिसमें अफ्रीका और एशिया के जो देश शामिल हैं, उन्हें चीन ने एक सपना दिखाया। इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना, टेक्नोलॉजी का सपना, आधुनिकीकरण का सपना। और इस सपने के चलते वहां की सरकारों ने बड़े स्तर पर देश के लिए लोन लिए और इस कर्ज को लौटा नहीं पाने की वजह से अब चाइना उन देशों के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर रहा है, जिसमें कुछ रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कुछ पोर्ट हैं, जिसमें कुछ विद्युत संयंत्र हैं। इसके अलावा बड़े बड़े माइनिंग्स हैं। इन सभी चीजों पर चाइना धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। चीन हमेशा से यह मानता रहा है कि शांति से अपने कार्यों और शक्तियों का विस्तार उसे करना है, लेकिन वो हमेशा चाहता था कि उसके षड्यंत्रों का कभी पर्दाफाश ना हो। और अमेरिका के साथ जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ, इसके बाद जब उसके कर्ज जाल का आकलन करना शुरू किया गया, उसका विश्लेषण करना शुरू किया गया, तो पूरी दुनिया चीन को जिम्मेदार मानने लगी जो भी वैश्विक उथल पुथल हो रहा है। यदि हम अलग अलग देशों की बात करें तो छोटे छोटे अफ्रीकी देश हैं जिन्हें चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज दिया और अभी सभी देश कर्ज तले डूब चुके हैं। चीन ने केन्या के मुम्बासा बंदरगाह में अपनी पैठ जमा ली है। पाकिस्तान की स्थिति तो हद दर्जे से भी गिर चुकी है। पाकिस्तान के प्रमुख क्षेत्रों में जो खनिज से भंडारण है, जहाँ पे खनिज का भंडारण है, जहाँ खनिज भरे हुए, वह सब कुछ अब चीन के कब्जे में आ चुका है। इसके अलावा जो अंगोला है, इथोपिया है, जाम्बिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, इजिप्ट, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया जैसे सभी देशों में बड़े स्तर पर चीनी निवेश मौजूद है। चीन इन देशों के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा बनाने की नीतियां भी बना रहा है। हाल ही में चीन ने ईरान को भी एक बड़े निवेश की पेशकश की है। और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका में भी चीनी षड्यंत्र सामने आए हैं। रिपब्लिक ऑफ इक्वेडोर और वेनेजुएला को लेकर बड़े स्तर पर चीनी कर्ज जो उनका जाल है वो सामने आया है। अर्जेंटीना में भी चीन ने अपनी दखलंदाजी देने की कोशिश की, अपना पैतरा अपनाने की कोशिश की, लेकिन वहां की सरकार ने पहले ही चीन के सारे षड्यंत्रों को भांप लिया और उसे दूर कर लिया। इसके अलावा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, किंगडम ऑफ टोंगाको और पापुआ न्यू गिनी में भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने षड्यंत्रों को आगे बढ़ा रही है। इस पूरी गतिविधियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन सिर्फ छोटे देशों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है और उसकी कोई मंशा नहीं है। वह उन देशों की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहा है। वह अलग अलग देशों में निवेश के माध्यम से वहां की सरकारों में हस्तक्षेप कर रहा है, वहां की सरकार की पॉलिसी में हस्तक्षेप कर रहा है। अपने कर्ज जाल, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का दबाव और अन्य माध्यम से चीन जिन क्षेत्रों को नहीं दबा पाता, अपने पड़ोसियों को नहीं दबा पाता, दूर में जो देश है उन्हें नहीं दबा पाता, उनके लिए चीन अपने जासूसों के माध्यम से चाल चलता है। जैसे नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां पे भी अपने जासूसों के माध्यम से उसने ऐसा खेल रचा है, ऐसा स्वांग रचा है कि वहां की सरकार अब भारत के विरोध में बयान देती है और चीन के पक्ष में बयान देती है। इन सारी चीजों की जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वह यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है वह दुनिया के अलग अलग देशों में अपने जासूसों के माध्यम से वहां के नेतृत्वकर्ताओं और सरकारों को प्रलोभन देकर या अन्य तरीके से ब्लैकमेल कर अपने कार्य करवाती है। इसमें हनी ट्रैप भी होता है, इसमें पैसे का प्रलोभन भी होता है, इसमें लग्जरी यात्राएं होती हैं, दुनिया भर की लग्जरी जो उसे कंपनियां दी जाती है, अलग फंडिंग की जाती है, सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं चीन के द्वारा। जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है पूरे विश्व में अपने जासूसों के द्वारा फैलाए जा रहे
जो जाल है उससे अब अपने हिसाब से नीतियां तैयार करवा रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कैसे विश्व के लिए खतरा बन सकती है, इस पे हमने तो अभी आपको बताया ही, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो जासूसी जो नीतियां हैं वह भी विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इस वर्ष चुनाव है। वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने यह अनुमान लगाया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कुछ हस्तक्षेप कर सकती है। हाल ही में अमेरिका में दंगे हुए थे, उसमें भी कुछ कम्युनिस्ट नेतृत्वकर्ताओं का, जिनके चाइना से कुछ लिंक्स हैं, ऐसे लोगों का नाम आया था। कुछ चीनी जासूस भी पकड़ाए हैं अमेरिका से। इसके अलावा भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करती है। जैसे भारत में माओवाद की जो एक समस्या है उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी आगे बढ़ाती है। भारत में जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी फ्यूल प्रदान करती है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट हैं उनको भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट करती है, उन्हें सहयोग देती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो जासूस हैं वो एक पत्रकार के रूप में कुछ दिनों पहले पकड़ाए हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक जासूस, महिला जासूस भी पकड़ाई है। ये सारी चीज़ें भारत में खुलेआम होती है कई बार, और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम अखबारों के कॉलम में किसी जासूस का लेख पढ़ रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार हमारे दिमाग में डाले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति तो सबसे ज़्यादा बुरी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्पाइस की वजह से इतना ज़्यादा वहाँ की राजनीति में, वहाँ के समाज में चीनी विचारों का प्रभाव बढ़ चुका है कि ऑस्ट्रेलिया अब इससे परेशान हो चुका है। एक किताब है ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर क्लाइव हैमिल्टन की। उस किताब का नाम है साइलेंट इन्वेजन। उस किताब में दावा किया गया है कि कैसे चीन और चीन से जुड़े पैसे ऑस्ट्रेलिया की सार्वजनिक बहसों और राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके बारे में काफ़ी विस्तार से उस किताब में जानकारी दी गई है। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों को डोनेशन दिया है, और स्थानीय चीनी भाषा के जो मीडिया हैं उनको अधिग्रहण के लिए उन्हें प्रलोभन दिए हैं। इसके अलावा जो वहाँ के नेतृत्वकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें चीन में एक लग्जीरियस भ्रमण का मौका दिया गया है। उसने यात्राएं भेंट की हैं। ये सारी चीज़ें चीन ने ऑस्ट्रेलियाई नेताओं को दी है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप और कनाडा और अलग अलग क्षेत्रों के लोकतांत्रिक देशों में चीनी जासूसों की घुसपैठ काफ़ी बड़ी एक समस्या और पूरे विश्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रही है। यह तो कुछ गिने चुने टॉपिक थे, कुछ गिने चुने पॉइंट्स थे, जिसके माध्यम से हमने जाना कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे विश्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर चुकी है, एक बड़ा खतरा बन चुकी है। अभी भी वक्त है कि हमें चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो मॉडल है, जो भारत में भी जो कम्युनिस्ट उनका सहयोग करते हैं, भारत में कम्युनिस्ट विचार के लोग उनका सहयोग करते हैं, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, उनके विचारों को दूर करना चाहिए और लोकतांत्रिक विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत तो वो देश रहा है जहाँ पे दुनिया का सबसे प्राचीन गणतंत्र और सबसे प्राचीन लोकतंत्र रहा है। तो मुझे यह लगता है कि भारत जैसे देश में भारत के नागरिकों को किसी भी तरह से वामपंथी तानाशाही सरकार, वामपंथी तानाशाही विचार और वामपंथी तानाशाही नेताओं को पूरी तरह से अलग कर देना चाहिए। चाइना इन फोकस के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। हम इस जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कैसे विश्व के लिए खतरा बन सकती है, इस पे और भी कुछ पॉइंट्स, और भी कुछ विषय, और भी कुछ डिटेल्स आपके बीच लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द नैरेटिव। धन्यवाद।